एक इंसान की जान बचाई फ़कअन्नमा अहयन्नास जमिया, वो गोया कि उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। डॉक्टर हजरात की जो फ़ीस है, क्या उसका कोई क्राइटेरिया है? अब जो एक मिडिल क्लास तबका है, शायद वो भी एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की फ़ीस जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा। जब आप मार्केट सिस्टम में, कैपिटलिस्ट सिस्टम में इस बात को डिस्कस करते हैं कि जो फीस है उसको मुकर्रर करने के लिए कौन सा इदारा या कौन सी अथॉरिटी होनी चाहिए, तो उसके अंदर जवाब ये आता है कि अगर आप एक प्रोफेशनल की फ़ीस मुकर्रर करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील उनकी फ़ीस कौन मुकर्रर करेगा, स्कूलों की कौन मुकर्रर करेगा, यूनिवर्सिटियों की कौन मुकर्रर करेगा। इंसान जो है ना, उसको एक मायारे ज़िंदगी का एक लेवल मुकर्रर कर लेना चाहिए। कोई बंदा ना कहीं पे स्टॉप नहीं लगाना चाहता। स्टॉप लगाना चाहता भी है ना, वो सिर्फ उस वक्त लगाएगा जब उसको लगेगा कि अब मेरी फिजिकल कैपेसिटी नहीं है इतनी कि मैं इससे ज़्यादा काम कर सकूं। हर आदमी अपनी फिजिकल कैपेसिटी की वजह से रुका हुआ है एक्स्ट्रा काम करने से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज मुआशरे का सुलगता हुआ एक बहुत ही हसास टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि डॉक्टर्स जो हैं उनको मसीहा समझा जाता है, और एक डॉक्टर के लिए जन्नत कमाना बहुत ही आसान है, क्योंकि दीन इस्लाम में खिदमत खल्क के जज्बे को इतनी तरजीह दी गई है कि तमाम तर नफली इबादात में खिदमत खल्क जो है वो ज़्यादा बेहतर करार दी गई है। और बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इंसानी जान की अहमियत बयान करते हुए ये बात इरशाद फरमाई है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई फ़कअन्नमा अहयन्नास जमिया, वो गोया कि उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर उज़ैर अली सरोया साहब। आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं एलाइड हॉस्पिटल में, और इसके साथ साथ मुजाहिद हॉस्पिटल में भी आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर साहब, आज आपके ही शोबे से रिलेटेड बहुत से सवालात हैं। ये सवालात बुनियादी तौर पर वो हैं जो आवाम की जानिब से किए जाते हैं, और आवाम इसमें शदीद परेशानी का भी शिकार है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि डॉक्टर हजरात की जो फ़ीस है, क्या उसका कोई क्राइटेरिया है? क्योंकि अब जो एक मिडिल क्लास तबका है, शायद वो भी एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की फ़ीस जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा। क्या डॉक्टर हजरात को अपनी फ़ीसेस पे कोई नज़रसानी करनी चाहिए, उसको कम करना चाहिए, या किस तरह से कि एक आम आदमी की अप्रोच में एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो भी आ जाए? अच्छा, आपका बहुत ही अहम सवाल है, और मैं समझता हूँ कि अब ये जो फ़ीस की बहुत लोग हमसे पूछते हैं, बल्कि अक्सर हम देखते हैं, बल्कि हमें फॉरवर्ड होते हैं मैसेज के एक ऐसा डॉक्टर, हमारा जो इंट्रोडक्शन है जैसे आपने करवाया है कि डॉक्टर एक मसीहा होता है, और अगर वो अपना काम ढंग से कर रहा है तो उससे बड़ी खिदमत खल्क भी कोई नहीं है। तो क्या एक मसीहा के लिए ये बात रवा है कि कोई एक मज़दूर या दिहाड़ीदार जो है वो उसको उसकी फ़ीस बर्दाश्त ना कर सके या उसके साथ मिल ही ना सके? मैं ये समझता हूँ ये इस सवाल का जो जवाब है ना, वो बतौर एक निज़ाम के वो हम नहीं दे सकते। वो हर एक के लिए एक इनफरादी जवाब ही होगा, चूँकि जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, सरमायादारी मुआशरे में, वहाँ पे इसका हर चीज़ का ये जो हमने किसी चीज़ की मुकर्रर करनी है कि ये हदूद हैं कि इन हदूद के अंदर रह के वो अफोर्डेबल रह के बंदा सर्व करे। मार्केट सिस्टम में आप देखते हैं कि आप स्कूल की मिसाल ले लेते हैं। एक आपके पास ऑप्शन है टाट स्कूल का, जहाँ पे बच्चे बैठे हैं ज़मीन पे और वो पढ़ रहे हैं। उनके पास ना लिखने के लिए कॉपियाँ हैं, ना उनके पास कोई कलम है। और दूसरी तरफ आप चले जाएं, जो बड़े बड़े स्कूल सिस्टम्स हैं, बीकन हाउस, रूट्स, जिनकी जो फ़ीस है वो एक महीने की जो औसत फ़ीस है वो पूरे साल की कमाई से ज़्यादा है किसी गरीब आदमी की। बिल्कुल। जब आप मार्केट सिस्टम में, कैपिटलिस्ट सिस्टम में इस बात को डिस्कस करते हैं कि जो फ़ीस है उसको मुकर्रर करने के लिए कौन सा इदारा या कौन सी अथॉरिटी होनी चाहिए, तो उसके अंदर जवाब ये आता है कि अगर आप एक प्रोफेशनल की फ़ीस मुकर्रर करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील उनकी फ़ीस कौन मुकर्रर करेगा, स्कूलों की कौन मुकर्रर करेगा, यूनिवर्सिटियों की कौन मुकर्रर करेगा। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर तो सिर्फ एक इकाई है
हॉस्पिटल की जो फीस है, जो हॉस्पिटल चार्ज कर रहा है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल किसी पॉश इलाके के अंदर जिस प्रोसीजर का 2 लाख रुपए चार्ज कर रहा है, वही प्रोसीजर एक सरकारी हॉस्पिटल में या फ्री ऑफ कॉस्ट और किसी औसत दर्जे के प्राइवेट हॉस्पिटल में 20 से 30 हज़ार में हो रहा है। उसको कौन डिसाइड करेगा? तो इस सारी डिबेट की जो कॉम्प्लिकेशन है, इससे बचने के लिए आपको निज़ाम ये जवाब देगा कि भाई जिसका जो ज़मीर कह रहा है उसको वो कर लेना चाहिए। अब अगर जवाब ज़मीर पे ही आ गया है तो मेरा ज़ाती जवाब यह है कि फ़ीस ऐसी होनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जो प्रोफेशनल है, जिसने अपना बहुत सा ज़िंदगी का वक्त, अपनी सारी जवानी एक इल्म और हुनर को सीखने के लिए गुजारी है, उसको अगर ये मुनासिब लगे कि उसकी फ़ीस जो है वो 3,000 होनी चाहिए, तो ये बात उसकी उसमें होनी चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसकी पावर होनी चाहिए कि वो ये डिसाइड करे। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा लेकिन आ रहा है। जो गरीब आदमी है, जो मिडिल क्लास आदमी है, जो ये अफोर्ड नहीं कर सकता 4,000 या 5,000 रुपये मशवरा फ़ीस, उसको ये डिस्क्रिमिनेशन अपने क्लिनिक के लेवल पे करनी चाहिए कि कौन सा बंदा ऐसा है जो अफोर्डिंग क्लास से आ रहा है उसके पास, और कौन सा बंदा है जो अफोर्डिंग क्लास से नहीं आ रहा, और इसके लिए वो क्या निज़ाम वज़ा करता है अपने क्लिनिक पे, ये उसकी विजडम है, ये उसकी दानाई है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इस हक़ में हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा आ गया है जिसके बारे में आपको लग रहा है कि यार इसने दे तो दिया लेकिन इसकी ताकत नहीं थी, मैं ज़ाती तौर पे मैं रिटर्न करवा लेता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे आपका एक बहुत ही अहम सवाल है और इस सवाल का जवाब मुझे अभी तक किसी से नहीं मिला। देखें, ये जो है ना अफोर्ड करना और अफोर्ड ना करना, इसमें सबसे ज़्यादा जो पिसता है ना वो सफ़ेद पोश और मिडिल क्लास बंदा पिसता है। जो गरीब है वो तो कह देगा कि मुझे ज़कात फ़ंड से करवा दें या मैं मुस्तहिक हूँ। अब जो मिडिल क्लास है वो बेचारा ये नहीं कह सकता कि मुझे ज़कात से करवा दें, या वो ये नहीं कह सकता कि मुझे कोई सदका दे दें। लेकिन ये फ़ीस देते वक्त एक दफ़ा उसकी जान निकल जाती है। उसे अपना कहीं ना कहीं से और से कोई काम कम करके, कोई अपनी बच्चे की फ़ीस लेट करके, कोई अपनी मेडिसिन लेट करके, कोई अपना घर का बिल लेट करके, या अपने राशन में कोई कमी करके, यानी कहीं ना कहीं से या उसे कर्ज उठा के इस फीस, भारी फीस को अफोर्ड करना पड़ता है। लेकिन वो ज़ुबान से कह नहीं सकता। इसलिए मेरा तो ये ख्याल है कि ये पॉसिबिलिटी मुझे नहीं नज़र आती कि डॉक्टर ये जज कर ले कि ये अफोर्ड करता है और ये अफोर्ड नहीं करता। मेरा तो यही ख्याल है कि फ़ीस का लेवल ही इतना मुनासिब रखना चाहिए कि वो मिडिल क्लास को मद्देनज़र रख के जो है ना वो रखा जाए, ना कि अपर क्लास को। एक तो मैं ये समझता हूँ। दूसरी बात ये है कि देखें, इंसान जो है ना उसको एक मायारे ज़िंदगी का एक लेवल मुकर्रर कर लेना चाहिए कि मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर ये देखता है कि महंगाई का इस दौर है, मुझे अपनी माहाना आमदन 3 लाख रुपया मुझे घर का चाहिए है, जो खर्चा चले, उससे प्लस वो कहता है जी 2 लाख रुपए मेरी सेविंग भी होनी चाहिए। ठीक है, एक मिसाल दे रहा हूँ। तो एक अच्छा लाइफ स्टाइल गुजारने के लिए एक डॉक्टर ये डिसाइड कर लेता है कि मुझे माहाना 5 लाख रुपए मेरी आमदन होनी चाहिए। अब उसको चाहिए, ये मेरा एक मशवरा है, आप फील्ड में है, कि 5 लाख रुपया माहाना आमदन के हिसाब से वो अपनी सारी सर्विसेज को कैलकुलेट कर ले कि इतना मैं उधर से कमा रहा हूँ, इतना मैं उधर से कमा लूँगा। तो अगर वो इस हिसाब से अपनी फ़ीस मुकर्रर करेगा तो मेरा ख्याल है काफ़ी बेहतरी आ सकती है। चले जाए कि एक डॉक्टर जो है वो माहाना 50 लाख भी कमा के वो कहे कि नहीं मेरी फ़ीस और ज़्यादा होनी चाहिए। और मैंने एक डॉक्टर ही है, डॉक्टर से आपको होता है काफ़ी दोस्ती है आपकी तरह, तो एक डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि आम डॉक्टर जो हैं वो 10 लाख रुपया माहाना कमा रहे हैं इस वक्त। फैसलाबाद के वो डॉक्टर, उन्होंने कहा कि एक आम डॉक्टर जिसके जो अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है, जिसका नाम है, वो 10 लाख, उसने कहा जी वो नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल। तो मैं ख्याल है इसको अगर आप कोई थोड़ा सा डिफाइन करें। ये आपके ना बहुत बड़े पॉइंटेड और बड़े टारगेटेड और अच्छे सवाल हैं। मुझे बतौर डॉक्टर आपके इन सवालों से खुशी और परेशानी का एक मिले जुले असरात है कि अब मैंने इसको अप्रोच कैसे करना है, लेकिन मैं अपनी एक एफर्ट इसमें करता हूँ अप्रोच करने के लिए। मैं समझता हूँ कि जो डॉक्टर है ना वो सिर्फ एक तबीब के तौर पे मरीज़ के साथ जब इंटरेक्ट करता है ना, तो वो कभी जज नहीं कर सकता कि जो मरीज़ है उसकी एक्चुअल क्या कंडीशन है। जैसे आपने सफ़ेद पोश आदमी का बताया है कि वो आपसे ज़कात नहीं मांगेगा, वो मांगते हुए कतराएगा, मांगेगा ही नहीं। किसी आदमी की अपनी मोटरसाइकिल बेच देगा। एग्जैक्टली, किसी आदमी की भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो उसको सेक्रीफाइस करना, उसको कुर्बान करना सबसे मुश्किल बात होती है। अच्छा, आपका कमाल ये नहीं है कि आपसे कोई मांगे तो आप उसको जज करें।
अगर आप बतौर डॉक्टर, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मैं कैंसर की मेरा शोबा है। कैंसर का जो मरीज़ होता है ना, वो जब तक उसकी आखिरी सांस है ना, वो तब तक मरीज़ ही रहता है। कैंसर के साथ ही उसकी जान निकलनी होती है। तो एक दफ़ा जब हमारे क्लिनिक पे कैंसर का मरीज़ आता है, तो हमें ये पता होता है कि अगर ये हमारे साथ ही जुड़ा रहा तो ये इसकी ज़िंदगी के साथ ही, या इसकी ज़िंदगी ख़त्म होनी है या हमारी, तब तक हमने जुड़े रहना है। होता यूँ है कि जो सफ़ेद पोश आदमी है ना, आपको पहली या दूसरी मीटिंग में शायद बिल्कुल ना पता चले, ना वो कहे ना वो मांगे, लेकिन जब उसके ऊपर इलाज का प्रोग्रेसिवली, आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली बर्डन पड़ना शुरू होता है ना, तो आप जज करना शुरू कर देते हैं। वो बेशक बोले या ना बोले, उसके कहने की ज़रूरत ही नहीं होती। आपकी सलाहियत देख देख के मरीज़ों को, और ख़ुसूसन अगर आप इस नज़र से लोगों को और चीज़ों को देख रहे हैं, तो इतनी जजमेंट बन जाती है कि यार ये बंदा इस बंदे की कितनी पसली है। तो इसके लिए वो सलाहियत भी तो होना ज़रूरी है ना, बिल्कुल, वो ज़मीर भी तो होना। और मैं ये समझता हूँ कि वो सलाहियत और वो ज़मीर पैदा ना कर सकना ही पूरे निज़ाम की ये जो गड़बड़ आज हम डिस्कस करेंगे, ये उसकी बैकबोन है। कि ये तरबियत या ये अंदर से जो एक आवाज़ आती है कि यार ये, अगर मैं इसकी जगह होता और मेरे पास मेरे ये हालात होते और मैं किसी डॉक्टर के पास आता, तो मुझे क्या महसूस होता। अगर आप ये ज़मीर या ये सलाहियत या ये तरबियत अपने डॉक्टर्स में पैदा नहीं कर पा रहे, तो असल आपका जो एड्रेस है ना, जो आपकी जो तरबियत गाह है, उसके अंदर क्या कमी है, यहाँ से हमने जज करना है। आपका जो दूसरा सवाल आपने पूछा, एक मिनट, यहाँ से फिर एक और बात मुझे भूल जाएगी। अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि डॉक्टर्स के अंदर ज़मीर होना, उनके अंदर से आवाज़ आना। आपके ख्याल में कि जो हमारे जो हमारे इदारे हैं, कॉलेजेस, डॉक्टर के जो कॉलेजेस हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, उनमें तालीम के साथ साथ तरबियत का क्या रोल है? क्या वो ऐसी तरबियत देते हैं कि एक डॉक्टर जो है वो इसके अंदर ज़मीर ज़िंदा रहे? मसला ये है कि इस वक्त हम सरमायादारी निज़ाम में चल रहे हैं, और पूरी की पूरी जो मेडिकल एजुकेशन है, बाकी तमाम एजुकेशन समेत, एजुकेशन तो क्या, पूरा हेल्थ सिस्टम वो कमर्शलाइज्ड है। खराबी तो फिर यहीं से एग्जैक्टली जब चीज़ें कमर्शलाइज्ड होंगी ना, तो उसमें मार्केट एथिक्स और कैपिटलिस्टिक जो मोरालिटी है ना, यानी सरमायादाराना अखलाकियात, उससे ऊपर की किसी अखलाकियात की कोई जगह नहीं है। मैं या बहुत सारे और लोग जो मेरी तरह अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम अखलाकियात का जो मंबा है या अखलाकियात लेते हैं, वो हम लेते हैं अपनी किताब से। जो सरमायादारी निज़ाम है वो वहाँ से अखलाकियात नहीं लेता अपनी। अच्छा, अब ये कह चुकने के बाद, चूंकि इस निज़ाम को चलाने वाले और उसके अंदर जो उसकी इकाइयाँ हैं वो सारे तो मुसलमान ही हैं, तो उस कैपेसिटी में जो ज़ाती ज़ोर लगा के जितना उन्होंने अंदर तरबियत का निज़ाम पैदा कर दिया है, वो हो गया। और जिस किसी से, अब मिसाल के तौर पे अगर मैं ये बात आज कह रहा हूँ कि ये ऐसे होना चाहिए और इस तरह से करके इस मामले को ऐसे लेना चाहिए, तो आखिर मैंने भी ये किसी को देख के ये मॉडल लिया है, लेकिन इसके अपोजिंग मॉडल वाले लोग भी वही हैं जो इन्हीं मेडिकल कॉलेजों से निकले हैं, और वो भी काम कर रहे हैं मार्केट में, जिन पे अभी हम गुफ्तगू भी करेंगे थोड़ी देर में। तो जो तरबियत गाह है ना जो हमारी, वो सारी के सारी कमर्शियल निज़ाम के तहत चल रही है। उस निज़ाम के अंदर हम तड़का लगाना चाहें या टच देना चाहें, जो आजकल एक वायरल किस्म की टर्म है इस्लामी टच, वो तो दिया जा सकता है, लेकिन जब तक पूरे निज़ाम को आप ओवरहॉल नहीं करेंगे, उसको पूरे निज़ाम को चेंज नहीं करेंगे, उसकी डायरेक्शन ही कमर्शलाइजेशन से चेंज होके फलाह की तरफ और ह्यूमैनिटी की तरफ नहीं जाएगी, तब तक आप उसको एड्रेस नहीं कर सकते। फिर जो आपने पहले पॉइंट आप लेके आए थे ना, जो जिसको मैंने एड्रेस करना है, 2 पॉइंट उसमें रह गए। जो 10 लाख महाना कमाने वाली बात है ना, औसत, जी, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं इसलिए इत्तेफाक नहीं करता कि जो इस वक्त डॉक्टर्स का जो बल्क या मेजॉरिटी या अक्सरियत है ना, वो यंग डॉक्टर्स हैं। ठीक है, यंग डॉक्टर्स को या अर्ली करियर जो डॉक्टर्स हैं, उनकी अक्सरियत को अगर आप देखें तो उनकी जो महाना आमदनी है, वो प्राइवेट इदारों के अंदर जो महीने की सैलरीज है ना डॉक्टर्स की, इस वक्त वो 50,000 से शुरू होती हैं, और 50,000 से शुरू होके जो सरकारी तौर पे जो एम्प्लॉयड डॉक्टर्स हैं 17वें स्केल के, उनकी सैलरी 1,20,000 या 25,000 है। 50 से 1,25,000 की इस मद के अंदर मेजॉरिटी डॉक्टर्स की अक्सरियत, और ये मेजॉरिटी से मुराद मेरी है 80 से 85%, ये यंग डॉक्टर्स हैं, जी, ये फॉल कर रही है 50,000 से 1,25,000। ये वो लोग हैं
ना इनकी प्राइवेट प्रैक्टिस है कि कोई इनको कमीशन दे, जो ये टर्म मैं ले आया हूँ ताकि हम आगे इसको मजीद इलेबोरेट करेंगे। ना इनके पास कोई लेबॉर्ट्री वाला आएगा कि ये आपका कमीशन है डॉक्टर साहब, ये पकड़ लें। ना इनके पास कोई कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी वाला आएगा कि ये डॉक्टर साहब आप बताएं आपने कहाँ टूर करना है। इनके पास और कोई जरिया आमदन नहीं है। इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत ये है कि अगर ये इससे ऊपर कुछ कमाना चाहें तो ये अपना एक प्राइवेट क्लिनिक खोल लें। उस प्राइवेट क्लिनिक को चलने के लिए जितनी साल की एफर्ट और जितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो 5 से 6 साल उस पर चाहिए होते हैं मेहनत करने के। उन 5 से 6 साल की मेहनत से ये लोग बचने के लिए जो इनके पास सेविंग होती है वो इस्तेमाल करते हैं, और ये प्लैब एग्ज़ाम, USMLE और आयरलैंड वगैरह का जो है ना जो सारे रूट हैं उसको पकड़ के तो ये कहते हैं कि जो हमने यहाँ पे हराम की खानी है 5-6 साल के बाद, उससे बेहतर है कि हम जो है ना वो वहाँ जाएं और उधर जाके अपनी सलाहियत जो है ना वो लगा दें। तीसरा पॉइंट जो आपने दिया था इसी बात से मुतल्लिक के जो फ़ीस है उसको इस तरह मुकर्रर कर लिया जाए कि कोई बंदा ये मुकर्रर कर ले कि यार मैंने महीने में ना मेरी ये ज़रूरियात हैं और ये मेरी इतनी मुझे सेविंग चाहिए और इस सेविंग से ऊपर जो है ना वो मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में, और मेरी खासी ज़िंदगी हो चुकी है, 33-34 साल मेरी उम्र है और मेरी दाढ़ी में सफ़ेद बाल भी नज़र आ रहे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा अभी तक प्रोफेशनल्स में वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स वगैरह, मैं अभी तक आई एम येट टू मीट, मैंने अभी तक किसी से ऐसे बंदे से मुलाकात नहीं की जिसने ये कहा हो कि मैंने ये मुकर्रर कर लिया कि मुझे इससे ऊपर पैसे नहीं चाहिए। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अगर किसी बंदे से कुछ अखलाकी या कानूनी डिमांड करें तो वो ऐसी हो जो रियलिस्टिक हो, यानी हमने उन ऐसे लोगों से मुलाकात की हो जो जिनके अंदर ये औसाफ मौजूद हों। वो ये जो वस्फ है, अगर कोई आदमी ये कर रहा है ना आपका दोस्त, तो मुझे बताएं, मैं उसके हाथ पे बैत करूंगा, चूंकि ये वली है वक्त का। हम में से कोई भी आदमी कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई लोहार है, कोई किसी चीज़ का काम कर रहा है, किसी से आप कहें कि यार आपके 5 लाख महीने की आमदन है, आपको 6 लाख आने लग जाए तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? वो कहेगा मुझे तो अच्छा लगेगा। आप 6 से 7 पे ले जाएं, वो कहेगा मुझे और अच्छा लगेगा। कोई बंदा ना कहीं पे स्टॉप नहीं लगाना चाहता। स्टॉप लगाना चाहता भी है ना, वो सिर्फ उस वक्त लगाएगा जब उसको लगेगा कि अब मेरी फिजिकल कैपेसिटी नहीं है इतनी कि मैं इससे ज़्यादा काम कर सकूं। हर आदमी अपनी फिजिकल कैपेसिटी की वजह से रुका हुआ है एक्स्ट्रा काम करने से और एक्स्ट्रा अर्न करने से। हमने एक्सपेक्टेशन डॉक्टर के ऊपर भी किसी पे वो डालनी है जो इंसानी तौर पे जो है ना वो प्रैक्टिकल हो। असल में मैं ये जो फीस को कम करने का मेरे हिसाब से जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है ना वो सिवाय इसके और कोई नहीं है कि एक ऐसा मॉडल हो जो रियासत और प्राइवेट, यानी पब्लिक और प्राइवेट, उसकी एक पार्टनरशिप हो। सफ़ेद पोश आदमी को अपने मुंह से मांगना ना पड़े, वो ये डॉक्टर के तरले करता हुआ नजर ना आए कि भाई मेरे पास नहीं है, मैं अपनी चीज़ें बेच के तुम्हारे पास आ रहा हूँ। उसके पास एक ऑप्शन ऐसा होना चाहिए कि हर क्लिनिक पे, और ये दुनिया में ऐसे मॉडल मौजूद हैं, ठीक है, कि पब्लिक और प्राइवेट ऐसी पार्टनरशिप मौजूद है कि जो बंदा नहीं हैंडल कर सकता एक्सपेंसेस, उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो स्टेट के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिए जाएं। वो 25% भी हो सकते हैं, 50% भी हो सकते हैं, 75% और 100% भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि उस बंदे का फाइनेंशियल स्टेटस या अपनी मंथली अर्निंग कितनी है। ये मॉडल बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, रियासत के पास हर चीज़ इसके लिए मौजूद है, लेकिन विल मौजूद नहीं है। असल में मसला तो यही है अपना डॉक्टर साहब, अगर रियासत अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करे तो फिर तो हमें ये प्रोग्राम करने की ज़रूरत ही ना पेश आए। मसला तो यही। अच्छा, दूसरी बात आपने जो कहा मैं उसका थोड़ा सा वजाहत करूं कि आपने कहा कि अभी तक कोई ऐसा रोल मॉडल नहीं है। तो देखिए, हमारे लिए रोल मॉडल जो है वो लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमारे लिए जो रोल मॉडल है वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, और फिर आपके बाद खुलफ़ाए राशिदीन की सीरत और सहाबा की सीरत, वो हमें यही बताती है कि उन्होंने तो खैर बहुत ही दरवेशी की ज़िंदगी गुजारी, लेकिन उनका मयार यही था कि एक लेवल से उन्होंने अपने आप को ऊपर नहीं आने दिया। यानी उन्होंने खिदमत खल्क और इंसानियत के लिए इनका हक भी बनता था, जिसके बावजूद उन्होंने अपना जो एक मयार सेट किया उससे ऊपर उन्होंने सब खर्च कर दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मयार को लो किया जाए, अच्छे मयार को रख के अगर कोई ये है इनफरादी कोई कर सके तो बहरहाल ये अगर कोई करना चाहे तो ये एक तरीका कार मेरे ख्याल में है कि वो कर सकता है। बाकी आप वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है कि
ओवरऑल इसको मुआशरे में नाफिज करने के लिए रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि रियासत ऐसे कवानीन जो है वो बनाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक चैप्टर जो है वो तो हमारा डिस्कस हो गया कि डॉक्टर्स की फ़ीस के हवाले से कि क्या उसका क्राइटेरिया होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, अभी इसी फ़ीस में ही एक और सब क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर्स हजरात जो हैं उन्होंने फ़ीसिस को भी मुख्तलिफ़ तरह से डिवाइड किया हुआ है। मिसाल के तौर पे आप पहली दफ़ा चेक करवाते हैं तो 5,000 फ़ीस, अब आपकी फ़ाइल बन गई है तो 3,000 रुपया फ़ीस। अच्छा, अगर आप एमरजेंसी में चेक करवाते हैं तो आपको 2,000 फ़ीस ज़्यादा पे करनी पड़ती है, ठीक है, वो सारों को छोड़ के आपको आगे ले आएंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, वही डॉक्टर जब किसी ट्रस्ट में या किसी सरकारी हॉस्पिटल में बैठता है तो वो 50 रुपये की पर्ची पे चेक कर रहा होता है और उस वक्त उसका रवैया मरीज़ों के साथ कुछ और होता है। वही डॉक्टर जब प्राइवेट में जाकर 1,000 रुपया 1,500 फीस लेता है तो उस वक्त उसका रवैया कुछ और होता है। ये सारा जो डबल स्टैंडर्ड है और ये सारी जो कैटेगराइज कर दिया गया है फीसिस को, इस बारे में आप क्या कहते हैं? मैं जो आपने जो सारे सवाल किए ना, इसमें से आखिरी जो बात है ना, वहाँ से बात इसका जवाब शुरू करना चाहता हूँ। जी ठीक है। जो यूजुअली हमारे पास जो मॉडल है वो ये है कि जो बड़े डॉक्टर हैं, जिनको उर्फ आम में बड़ा डॉक्टर समझा जाता है, सीनियर डॉक्टर, और जिनका काम ज़्यादा चलता है, वो ऐसे हैं जो आपको सरकारी इदारों में भी सीनियर पोजीशंस पे नज़र आते हैं और फिर उनकी प्राइवेट काम भी ज़्यादा चलता है। और जैसे आपने बयान किया है, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब वो सरकारी तौर पे मरीज़ों को चेक करते हैं, अव्वल तो शाज़ो नादर ही चेक करते हैं क्योंकि उनकी जो मौजूदगी है उसको वहाँ पे इंश्योर करने के लिए कि वो अपनी जगह पे वाकई मौजूद भी हों, कोई निज़ाम मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई निज़ाम लाया जाता है तो उस निज़ाम को चलने नहीं दिया जाता। वो क्या वजूहात हैं वो भी ज़ाहिर है, हम सबको पता है। अच्छा, अगर उसने कोई चेक कर लिया है ना मरीज़, और उस मरीज़ के चेक किए हुए प्राइवेट मरीज़ चेक करने से वाज़े फ़र्क नज़र आता है और इसके लिए किसी की कोई गवाही नहीं चाहिए, ये सबको पता है कि ऐसे ही होता है। हाँ जी। अच्छा, असल सवाल ये कि ऐसा होता क्यों? एक जो जवाब है ना लॉजिक और कॉमन सेंस के साथ, वो ये है कि मिसाल ले लेते हैं कि एक सीनियर डॉक्टर की जो सैलरी का स्ट्रक्चर है ना सरकारी तौर पे, जैसे मैंने आपको बताया कि 17वें स्केल की जो सैलरी है ना वो 1,25,000 है। ठीक है। अगर फ़र्ज़ कर लें कि 19वें या 20वें स्केल का सीनियर प्रोफेसर लेवल का कोई डॉक्टर है, उसकी जो सैलरी है ना वो सरकारी तौर पे वो बहुत भी चली जाएगी ना तो वो 4, 4.5 या 5 लाख हो जाएगी। सही। जो यही इसके डॉक्टर अलावा भी काफ़ी मराहत होती हैं, वो मिला के इसके अलावा मराहत डॉक्टर्स के लिए ज़्यादा मराहत नहीं अच्छा, है, क्योंकि जो मराहत का कॉन्सेप्ट है ना वो है जो ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस के लिए सरकारी, और हाँ, और उन डॉक्टर्स के अंदर भी जो मराहत है, मराहत प्रैक्टिसिंग डॉक्टर से ज़्यादा जो डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे चले गए, जैसे किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन गए, वो बहुत थोड़े होते हैं। ठीक है। ज़्यादातर यही हैं जो इस तनख्वाह के इस स्ट्रक्चर में। ठीक है। अब आपको दिलचस्पी की बात ये बता देते हैं कि 4.5 या 5 लाख रुपए जो महीने की तनख्वाह है ना डॉक्टर की, वो चलते हुए क्लिनिक पे डॉक्टर की 3 से 4 घंटे की अर्निंग है। लेकिन ये मैं दिन की बात नहीं कर रहा, मैं समझ रहा हूँ, 3 से 4 घंटे, ये वो बात है जो मैंने शुरू में कही थी। अच्छा, 3 से 4 घंटे की उसकी वो कमाई है और जिसके अंदर वो उसका महीने की सैलरी निकल आएगी। जितनी वो महीने में खुद सैलरी ले रहा है ना, उससे ज़्यादा सैलरी जो उसके क्लिनिक के मुलाजमीन है ना उनकी माहाना सैलरी है टोटल मिला के। अब आप 1 मिनट के लिए तसव्वुर कर लें कि हम एक सरमायादाराना सिस्टम में बैठे हैं, कमर्शलाइज्ड हेल्थ केयर है, कमर्शलाइज्ड मेडिकल एजुकेशन है, उसके अंदर एक कमर्शलाइज हुए बंदे से हम ये तवक्को कैसे कर सकते हैं कि जो काम वो 3 घंटे के अंदर जितनी वो अर्निंग कर रहा है उतनी वो महीने में लेके एग्जैक्टली अपना उसी माइंडसेट, उसी तवज्जो और उसी अपने अखलाकी रवैये के साथ वो यहाँ पे भी टाइम दे, वहाँ पे भी। आपने पूरा सिस्टम जो है ना वो मादियत परस्ती के इर्द गिर्द बिल्ड कर लिया, और उसको बिल्ड करने के बाद आखिर को आप उनसे कह रहे हैं कि हमें अखलाकियात जो है ना वो चाहिए जो किताब वाली है। ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, ये 100% गलत है, और इसके गलत होने का इंडिकेशन ये है कि भाई आपको नहीं पता कि 4.5 लाख महीने की तनख्वाह, अगर आपको इतना बुरा लग रहा है आप उठ क्यों नहीं जाते? आप उठ के अपने प्राइवेट क्लिनिक पे जाओ, छोड़ दें उसको छोड़ दो।
अच्छा, इस सवाल का जो जवाब है ना, अभी इस वक्त चूंकि मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, मैंने आपको बतौर डॉक्टर भी बताना है और बतौर मुसलमान भी बतानी है अच्छा। चीज़ें। अगर मैं दोनों में से कोई एक चीज़ भी छोड़ जाऊंगा तो मौजू के साथ इंसाफ नहीं होगा। जी ठीक है। बतौर एक मुसलमान के ना, ये बिल्कुल ठीक जवाब है कि उसको वो छोड़ के, अगर उसको लगता है कि ये इसके काबिल नहीं है, ये जो सीट है जिसके ऊपर वो बैठा हुआ है, वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं वो कर अपनी रहा, ड्यूटी पूरी नहीं कर तो सक वो फिर रहा, और उसके लिए ये माली जो कंपनसेशन इससे मिल रही है, जो माली मफाद है, वो इतना नहीं है कि वो वहाँ पे अपनी पूरी सलाहियत और अपनी बिल्कुल। पूरी वो दे सके, हाँ जी, वक्त तो उसको वहाँ पे छोड़ जाना छोड़ चाहिए। देना चाहिए। उसको छोड़ के उसकी किसी और के लिए जगह खाली कर दे। ये बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ये ऐसा इसलिए नहीं हो रहा कि जो उसकी प्राइवेट क्लिनिक या उसकी प्राइवेट जो कैपेसिटी में प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस के अंदर जो कहीं ना कहीं से एक नेक नामी या एक असर व रसूख जो पैदा हो रहा है, वो उसकी सरकारी पोजीशन उसके अंदर किसी में 10%, किसी में 20%, कहीं पे 50-60%, वो उसके अंदर उसको हेल्प कर रही है या कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर रही है। उसके लिए वो जो सरकारी नौकरी है सुबह वाली, वो सिर्फ 4 या 4.5 लाख रुपए नहीं है, वो एक असर व रसूख का जरिया भी है। वो बैठा हुआ है ना अगर वहां, तो वो अपना असर व रसूख कायम रखने के लिए बैठा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही। अच्छा, अब वो जो असर व रसूख है ना, उसके लिए वो 4.5 लाख रुपए से ज्यादा अहम है। आप उसको ये कह देना कि आपको 1 रुपया भी नहीं देना हमने, वो फिर भी नहीं छोड़ेगा। सही है। ठीक है। इसके भी 2-3 मॉडल दुनिया में पाए जाते हैं। जहां जहां दुनिया में मसले हैं ना, वहां वहां पे उसके हल भी मौजूद हैं। ममालिक ने ये किया है कि उन्होंने मेडिकल एजुकेशन को प्राइवेट प्रैक्टिस के साथ डीकपल कर दिया, डिवोर्स कर दिया। अच्छा। तलाक हो गई दोनों। अच्छा। उन्होंने ये किया कि जो लोग सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में, सरकारी इदारों में सरकारी पे रोल पे सर्विस करेंगे, वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अच्छा, पाकिस्तान में ऐसे क्यों नहीं? अच्छा, अब पाकिस्तान में ऐसे क्यों नहीं है, ये आपने जो सवाल किया है ये वो सवाल है जिसकी अहमियत और जिसके जवाबात बहुत सारे हैं। मैं आपको एक मोटा सा जवाब दे देता हूँ। आज से 20-25 साल पहले जो है ना, वो मुश्किल ये थी कि अगर इन लोगों को साइड पे कर दिया जाए और इनको कहा जाए कि आपने प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करनी, तो फिर ये एक मंतकी सवाल करेंगे कि फिर 4 लाख रुपए में तो हमारा काम नहीं चल सकता था, तो क्या आप हमें 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपया महीने का दे सकते हैं? हुकूमत शायद ये काम नहीं कर सकती। मैंने शायद का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है कि कुछ और जॉब्स ऐसी हैं जहां पे हुकूमत ये काम कर रही है, ये मराद दे रही है, लेकिन वो ऐसे हैं जिनका सर्विस के साथ कोई लेना देना नहीं है, अफसरी और बादशाही के साथ लेना देना है। वो कौन से हैं वो सबको पता है। जी जी। अच्छा, अगर ये हुकूमत ये काम नहीं कर सकती तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत के पास ऑप्शन नहीं था। आज से 20-25 साल पीछे चले जाएं, वही लोग थे चंद एक, और बहुत कोई बहुतात नहीं थी डॉक्टर्स की। इस वक्त इसका कोई जवाब नहीं है ना कर सकने का। इस वक्त तो हम पहले से ही रो रहे हैं कि बहुत सारी मार्केट में जो है ना, वो सप्लाई ज्यादा हो चुकी है, चूंकि प्राइवेट, हाँ जी, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और दूसरे जो बाहर के मेडिकल कॉलेजेस बात करेंगे, उनके ग्रेजुएट्स काफी सारे अब तो मार्केट में डॉक्टर्स की बहुत आता है। अगर आप किसी एक आदमी को ये कह देते हैं ना कि यार आप 4.5 लाख रुपए महीने के लेंगे और आप प्राइवेट जॉब नहीं करेंगे, वो जॉब छोड़ेगा तो 10 एप्लीकेंट होंगे उसके लिए। ये मैं बिला मुबालगा बात कर रहा हूं। अब कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ऐसा ना करने की। ये जो हमारे हमसाया ममालिक हैं उसमें से इंडिया में ये ऑलरेडी मॉडल है। जो मेडिकल कॉलेजेस की फैकल्टी है वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करते, और इस बात का कहीं से मुझे, वो हमसे कई ज़्यादा बेहतर है। इस बात का मुझे कहीं से पढ़ के नहीं पता चला। जो हमारे इंटरेक्शंस होते हैं, बतौर मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हमारा इंटरेक्शन होता है अपने जो हमसाया ममालिक के जो हमारे कोलीग्स हैं, हमारे शोबे के लोग हैं, और ये हमने उनसे वेरीफाई किया हुआ है कि वहाँ पे ऐसा ही होता है। तो ये इसका ये मॉडल है जी, इसका ये सोल्यूशन है जो ये मसला है। फिर आपने जो दूसरी बात की है कि जो उनकी फीस का स्ट्रक्चर है, जो दूसरे सवाल की तरफ मैं आ जाऊँ, 5,000 रुपया पहली दफ़ा देखने के लिए, फिर 3,000 दूसरी दफ़ा, और अगर आपने बाकी सबसे जल्दी दिखाना है तो उसके लिए 2,000। इसका मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर पासपोर्ट बनवाने जाएं,
तो पासपोर्ट बनवाने के लिए 5,000 जो है ना वो फीस है। नहीं, लेकिन आप डॉक्टर को पासपोर्ट के साथ ना अटैच करें, डॉक्टर खिदमत खल्क भी तो कर रहा है। देखें सर, वो मरीज बेचारा खिदमत खल्क जो है ना वो मुसलमान कर रहा है, डॉक्टर नहीं कर रहा। डॉक्टर जो है ना वो सरमायादारी सिस्टम के अंदर बैठ के हेल्थ केयर इंडस्ट्री को सर्व कर रहा है। मैं जो हमारा पर्सपेक्टिव है ना, हमने वो क्लियर रखना है। सही है। आपका जो डॉक्टर है ना वो खिदमत खल्क नहीं कर रहा, आपका डॉक्टर एक इकाई है हेल्थ केयर इंडस्ट्री की, जैसे कारखाना होता है। बिल्कुल सही। ठीक है, वो एक मजदूर है और उसका एक फोरमैन है, वो एक इंडस्ट्री की इकाई है। वो खिदमत खल्क सिर्फ उसके अंदर का मुसलमान कर रहा है। जब वो खिदमत खल्क उसके अंदर का मुसलमान कर रहा होता है तो वो कभी कभी बाहर निकलता है, ज्यादातर वो उस इंडस्ट्री की एक इकाई है। सही है। मुसलमान उसका थोड़ी देर बाद बाहर निकलना है, जागना है उसने, इस्लामी टच है। अच्छा, एक चीज ये देख लें, मैंने इसको पासपोर्ट ऑफिस के साथ कंपेयर अगर हम नहीं करेंगे तो फिर किसी और इंडस्ट्री के साथ कर लेते हैं। जब आप कंपेयर करेंगे फिर तो हो ही जाएगा। मसला ये है कि हम कंपेयर किए बगैर रह नहीं सकते। हमने ये बात पहले अपने सेशन के स्टार्ट से डिसाइड कर ली है कि हम लोग खिदमत खल्क वाले मॉडल पे हेल्थ केयर दुनिया में नहीं है इस वक्त। वो हमने बनाना है सिस्टम, तो वो होना है, वो अभी नहीं है। खिदमत खल्क से जब आप हटके चले गए तो आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि जी 2000 पहले दे दिया तो ये एग्जेक्टिव हो गया, जैसे एग्जेक्टिव ऑफिसेज हैं पासपोर्ट। वो तो फिर अच्छा, फिर ये जो 5,000 और 3,000 वाली ये जो है ना कश्मकश, इसको भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ये प्योरली हमारी ना एक डॉक्टरों की, आप ये समझ लें कि प्रोफेशनल एक बात है। जब आपने पहली दफ़ा मुझसे मुलाकात करनी है ना, तो मुझे आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है आपसे लेने के लिए मुझे 15 से 20 मिनट चाहिए। ठीक है। वो 15 से 20 मिनट जब मैंने आप पे मगजमारी कर ली है, उस मगजमारी के बाद जब आपने अगली दफा आना ना, मुझे आपके सारे केस का इल्म है। मैं समझ गया हूँ, कोई भी आप चीज बनाते हैं पहली दफा उसकी डाई बनानी पड़ती है, उसमें खर्चा ज्यादा आता है, तो अगली दफा खर्चा कम आ जाता है। अगली दफा जो ये टोटल ही प्रोफेशनल एक बिजनेस एक बात है कि 5,000 के बाद जो अगला विजिट 3,000 का है ना, वो सिर्फ इसलिए है कि वो 2,000 हमारी जो हेडेक सेव हो चुकी है ना, वो हमने आपको, वो आपका डाटा सेव हो चुका है, वो इसलिए तो हमने वो आप पे बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया है कि चलें जी 2,000 आप, ये आपकी मेहरबानी है कि वो 2,000 आप छोड़ रहे हैं। तो वो हमने मेहरबानी नहीं की, वो हमारी हेडेक कम हुई है। सही है, जिसकी वजह से वो हमने छोड़ा है। तो ये पासपोर्ट ऑफिस वाली इसके अंदर मैंने इसलिए लाई है कि अल्टीमेटली तो हम लोग इंडस्ट्री हैं, हेल्थ केयर एक इंडस्ट्री है। हम इससे जी चुराएं, हम इसको जो मर्जी कहें, इसका कोई जो है ना टर्न अराउंड या इसका कोई राउंड अबाउट नहीं है जिससे हम कहें कि नहीं ऐसा नहीं है, ये ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही एक तवील टॉपिक है और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि हम इसको बाई पार्ट्स में कर लेते हैं। आज काफ़ी सारी बातें जो हैं वो क्लियर हुई हैं और मेरा ख्याल है कि नाज़रीन को इनसे फ़ायदा भी इंशाल्लाह होगा। मज़ीद ये है कि हम इसके सलूशन की तरफ भी बात करेंगे। और आज के इस टॉपिक से जो मैं समझा हूँ, आपने जो बड़ी अच्छी एक बात की एंड में, कि बुनियादी तौर पर ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री ही इसको कहा जाएगा और हमारी ये कोशिश है कि हम इसको खिदमत खल्क में कन्वर्ट कर सकें। तो अगर ये डॉक्टर्स का पेशा खिदमत खल्क समझ के जिस दिन किया जाने लगा, उस दिन ज़ाहिरी बात है कि हालात कुछ और होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन करम, आपने देखा डॉक्टर साहब ने बावजूद डॉक्टर होने के बहुत से हक़ाइक़ से जो है वो पर्दा उठाया है। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।